नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की जा रही। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुंबई क्राइम ब्रांच टीम लॉरेंस के एक गुनाह की लिस्ट तैयार कर रही, हर एक सबूत इकट्ठा कर ताकि कोर्ट में लॉरेंस के खिलाफ पुख्ता दलील दी जा सके। लॉरेंस की क्राइम कुंडली तैयार करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है इस वक्त पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के साथ दिल्ली पुलिस के संपर्क में। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई की उल्टी गिनती शुरू। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली तैयार कर रही है मुंबई क्राइम ब्रांच। जल्द ही गुजरात की जेल से मुंबई लाया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस एक्शन में है। फायरिंग कराने के मास्टरमाइंड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई जल्द मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में होगा। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग कराने के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने से पहले उसके गुनाहों की पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। दरअसल सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले के मुख्य साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से मुंबई लाने से पहले क्राइम ब्रांच की टीम उसके अपराधों और अब तक मिले सबूतों के आधार पर कोर्ट जाने की तैयारी में है। यही नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच टीम के पास लॉरेंस के शूटरों के वो बयान भी हैं जिसमें उसके शूटरों ने एक राज को उगला था। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की शुरुआत साल 2010 में पंजाब से की थी। इस समय लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में करीब 98 मामले दर्ज हैं। लॉरेंस के ऊपर हत्या की कोशिश, उगाही, धमकी देने के आरोप हैं। यही नहीं, क्राइम ब्रांच ने ये भी पता लगाया है कि मौजूदा समय में लॉरेंस गैंग के लिए करीब 700 शूटर पूरे देश में काम करते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच पुणे पुलिस के संपर्क में भी है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुणे से ही लॉरेंस गैंग के सदस्य पकड़े गए थे। इसके साथ ही कुछ स्लीपर सेल के मौजूद होने का शक भी क्राइम ब्रांच को है। यानी क्राइम ब्रांच की टीम हर तरह से लॉरेंस के खिलाफ एक सबूत जुटा रही है ताकि कोर्ट में उस पर शिकंजा कसा जा सके। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों सागर पाल, विक्की गुप्ता और अनुज थापन से पूछताछ में ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जो लॉरेंस पर शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि इन शूटरों ने कबूला है कि लॉरेंस के कहने पर ही उन्होंने सलमान के घर पर हमला किया था। यही नहीं, साबरमती जेल से मुंबई लाने से पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस पर मकोका लगाकर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी हासिल करने और धोखाधड़ी कर किडनी निकालने के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच गिरफ्तार आरोपियों ने कई बड़े खुलासे भी किए, जिससे ये बात सामने आई है कि अब तक फर्जी एनओसी से तकरीबन 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए, जिसमें 45 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी का मामला। 3 मई तक पुलिस रिमांड पर तीनों आरोपी। जयपुर में गुरुग्राम पुलिस भी कर सकती है पूछताछ। फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, कई आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, कई खुलासे भी हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शहर के 2 नामी अस्पतालों में पिछले करीब 3 महीने में 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। इनमें 45 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। रिमांड पर चल रहे तीनों आरोपियों से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि किडनी डोनर और रिसीवर के बीच खून का रिश्ता नहीं था, वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे।
आरोप है कि बावजूद इसके दलाल के जरिए मोटी रकम वसूल कर फर्जी एनओसी जारी कर दी गई। हाँ, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो आरोपी है, तीनों आरोपियों को आज हमने न्यायालय में पेश किया और न्यायालय में पेश करके इनसे जो ये किस तरीके से एनओसी बनाते थे, किन किन हॉस्पिटल्स को ये जारी करते थे। फर्जी एनओसी मामले में एसीबी के अलावा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जवाहर सर्किल थाना पुलिस 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच कर रही है। इस बीच सोमवार को आरोपी गौरव सिंह, गिरिराज शर्मा और विनोद सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 मई तक रिमांड पर भेज दिया गया। तो इस संबंध में इनको पेश करके आज 4 दिन का रिमांड प्राप्त किया। 4 दिन के रिमांड में ये सब सारी चीजें हम पता करेंगे। फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में आरोपियों को आमने सामने बैठाकर और फिर अलग अलग कर पूछताछ की जा रही है। केस की जांच गांधीनगर के एसीपी गोपाल सिंह ढाका को सौंपी गई है। इसमें गौरव सिंह एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग का सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, जबकि गिरिराज शर्मा और विनोद सिंह फोर्टिज अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कोऑर्डिनेटर हैं। अप्रैल की शुरुआत में प्रदेश में जहां फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खुलासा हुआ, वहीं गुरुग्राम में बांग्लादेशी नागरिक की किडनी जयपुर में निकालने के मामले की जानकारी आई, जिसके बाद तस्करी का मामला भी दर्ज किया गया। एक आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित की गई, लेकिन मेडिकल विभाग ने जयपुर पुलिस के जरिए केस की जांच के लिए एसआईटी की अनुशंसा को नहीं माना। साथ ही अभी तक सिर्फ रिश्वत के लेन देन तक ही मामले को माना जा रहा है, जिसके चलते पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। ब्रिटेन की एक अदालत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कंपनी ने बात बताई थी, जिससे दुनिया भर में इसके खतरे को लेकर बात हो रही है। भारत में वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैनिक की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ कहा एक्सपर्ट्स ने, रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट खून के थक्के जमने की बात इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में खुलासा किया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस टीटीएस की समस्या कोविशील्ड वैक्सीन का दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकती है। वैक्सीन से हार्ट अटैक आने की बात हो रही है, उससे लोगों की चिंता बढ़ी है। भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से लगाया गया था। डॉक्टर्स की बात माने तो उनका कहना है कि जो टीएसएस के बारे में बताया जा रहा है, जो खून के थक्के बन रहे हैं या बहुत सारी सडन डेथ्स की बात की जा रही है, ऐसा तब होता है जब कोई भी मरीज किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है और उसके बाद जो है उसकी बॉडी में से रिएक्शन होते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि अगर कोई भी वैक्सीन ली जाती है तो अगर उसका कोई साइड इफेक्ट होना होता है तो वो 4 हफ्ते के भीतर हो जाता है। वैक्सीन ने उस समय सीवियरिटी, बीमारी की गंभीरता से प्रोटेक्शन दी थी, हॉस्पिटलाइजेशन से प्रोटेक्शन दी थी, और अगर इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला था उससे पहले इसकी एफिकेसी, इसकी सेफ्टी ट्रायल्स देखे गए थे। तो ओवरऑल वैक्सीन पूरी तरह से एफिकेशियस थी, वैक्सीन सेफ थी। और अगर हम बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट, और आईसीएमआर ने भी जो स्टडी की थी उसमें पाया गया था कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ रही थी। इवन जिनको कोविड हुआ था गंभीर रूप से, उन लोगों में काफी प्रॉब्लम रही, लॉन्ग टर्म कोविड रहा, उनको लॉन्ग कोविड रहा, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और वैक्सीन जितने भी लोगों को लगी है वो पूरी तरह से सेफ रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, साइड इफेक्ट दूसरी दवाओं में भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है अभी ऐसी कोई बात नहीं उठी है, और डॉक्टर्स का भी कहना है कि अब तक जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं सेफ रही है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जीते जी इंसान वजूद की लड़ाई लड़ता है, ये सब जानते हैं, लेकिन अलवर में एक परिवार निगम के चक्कर महज इसलिए काट रहा है क्योंकि वो मृतक सदस्य की मृत्यु का सबूत नहीं दे पा रहा। परिवार ऐसा नहीं कर पा रहा तो जाहिर है निगम भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर रहा। 3-4 दिन से परेशान होकर मतलब कोई सुनाई नहीं है, इसका सत्यापन नहीं है। 5 दिनों से चक्कर काट रहा है और राकेश शर्मा जी कह रहा है कि फर्जी मौत है ये। तो
तो जांच के बाद जारी कर दिया जाए। जिंदगी का अंत मतलब मौत, लेकिन अलवर नगर निगम अगर सत्यापन ना हो तो मौत को भी फर्जी मौत बता सकता है। दरअसल नगर निगम के रजिस्ट्रार राकेश शर्मा पर वार्ड 13 के पार्षद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा पार्षद घनश्याम सोनी के इस बयान को सुनिए। वार्ड नंबर 13 का मामला है और असंख्य में इस बच्चे राहुल के पिताजी अभी 25 का तारीख को और 25 से 26 और 27 को क्रिया करने के बाद वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं था और राकेश शर्मा को खूब अच्छी तरह पता है कि 30 की शमशान घाट में कोई कर्मचारी नहीं है और फिर भी इनसे ये बच्चा पिछले 5 दिनों से चक्कर काट रहा है और राकेश शर्मा जी कह रहा है कि फर्जी मौत है ये। सुना आपने, 25 अप्रैल को वार्ड 13 के रहने वाले प्रहलाद की गंभीर बीमारी के बाद मौत हो गई। उनकी मौत के बाद से परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहा है। राकेश शर्मा का साफ कहना है कि उनके पास जब तक उनकी मौत के सबूत नहीं होंगे वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाएंगे। मौत फर्जी नहीं है, अच्छा इसका सत्यापन नहीं है। या तो हमारा कोई कर्मचारी शमशान घाट पे होता तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम जारी करते हैं, या हमारे संबंधित वार्ड जमादार या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में जारी करते हैं, तो जांच के बाद जारी कर दिया जाए। नियम के मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र या तो शमशान घाट में मौजूद कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी होता है या फिर वार्ड जमादार और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर जारी किया जाता है। लेकिन प्रहलाद के अंतिम संस्कार के वक्त नगर निगम का कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। डेट अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से परेशान होकर घूम रहा हूँ, मतलब कोई सुनाई नहीं है। वार्ड 13 में रहने वाले प्रहलाद की मृत्यु को कई दिन बीत चुके हैं। परिवार के लोग प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने लापरवाही ड्यूटी करने में की, लेकिन खामियाजा पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ रहा है, जो पिछले कई दिन से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। दुकान में देर रात को अचानक ही आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो चुका। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण क्या थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बावी रोड क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जब हड़कंप मच गया इलाके में उस वक्त जब देर रात अचानक बताया जा रहा है आग लग गई। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल केस में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना का नाम आने के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया। कर्नाटक की हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना अब भी फरार हैं, ऐसी जानकारी है। वो देश में नहीं है। वहीं कर्नाटक में जेडीएस की सहयोगी बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए कि वो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रही। महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी के दफ्तर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तो जेडीएस के बहाने सीधे प्रधानमंत्री पर ही उंगली उठा दी। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। मगर अमित शाह ने दो टूक कहा कि बीजेपी का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि राज्य की कांग्रेस सरकार खुद कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है।
ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते हैं। वो कर्नाटक के हासन से सांसद हैं और इस बार भी वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मामला सामने आया 24 अप्रैल को, जब सेक्स स्कैंडल से जुड़े वीडियो वायरल हुए। राज्य महिला आयोग को शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव भी मिली, जिसमें करीब 3000 अश्लील वीडियो थे। इस दौरान रेवन्ना के घर काम करने वाली महिला ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इस वजह से JDS ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया। मगर इस पूरे मामले के पीछे राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार का हाथ बताया। Only yesterday in our electronic media, one channel, he exposed, he spoken with that media, he disclosed that that cassette was handed over to Deputy Chief Minister before I think 2 or 3 months back. So do you think DK Shiv Kumar is responsible behind this? He is the main. If anything moral right is there with Siddaramaiah, he is an advocate, not only a Chief Minister. If any responsibility is there, he must dismiss this man. मगर DK शिव कुमार ने इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया। No one in Karnataka believes Mr. Kumaraswamy. Every day he changes his stand. Every day he tries to deviate things. This is his political history and his political story. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी आरोप लगाया कि DK शिव कुमार के पास वो पेन ड्राइव 3 महीने से थी, तो तब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने SIT बना दी है और अब मामले की जांच तेज हो गई है। राम मंदिर, मंगलसूत्र, शक्ति और विरासत टैक्स के बाद अब आरक्षण का मुद्दा चुनाव पर हावी होने लगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आरक्षण पर इस तरीके से एक दूसरे को घेरने में लगे कि तीसरे चरण के मतदान में आरक्षण पर ही अब आर पार हो सकता है। ये शाहजादे और उनकी चौकड़ी बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती है, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं। 400 सीट इसीलिए मांग रहे बीजेपी, आपका SC, ST, BC, OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए। आरक्षण पर घनघोर घमासान मचा है। हर नेता के मुंह पर आरक्षण शब्द चढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, JP नड्डा, लालू यादव, राजनाथ सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, स्मृति ईरानी, पक्ष और विपक्ष के एक से बढ़कर एक नेता आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर्नाटक में धर्म के नाम पर आरक्षण देकर बाबा साहब अम्बेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, OBC का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। कर्नाटक में मुसलमानों को OBC कोटे के तहत आरक्षण मिलता है। इसी बात पर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आक्रामक है। मगर ये आरक्षण आज से नहीं, 3 दशकों से लागू है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है, मगर राजनीति गरमाई हुई है। न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है, कैसे करेंगे हम? आप ये कह रहे हो संविधान में नहीं बदलना है, संविधान नहीं बदलना चाहिए, और आप दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हो। धर्म के आधार पर हम आपको आरक्षण देंगे, धर्म के आधार पर हम आपको प्रायोरिटीज देंगे, कैसे संभव है?
राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी पर आरक्षण और संविधान खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान संविधान साथ लेकर निकलने को कह दिया है। प्रधानमंत्री ने भी तीसरे चरण के मतदान में मैदान में मौजूद अपने उम्मीदवारों से कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति को बेनकाब करने के लिए चिट्ठी लिखी है। राहुल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती हैं, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं, उस पर मैं क्या जवाब दूं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से पूछ लिया कि अगर वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है। बीजेपी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 400 सीट इसीलिए मांग रहे बीजेपी आपका SC, ST, BC, OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के जीतने पर मुस्लिम आरक्षण खत्म होने का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बरसरे इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन खत्म करेगी। रिजर्वेशन खत्म होगा तो जो गवर्नमेंट के मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता 4% का खत्म करेगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।